वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 की डिस्क्लोजर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिस्क्लोजर है वो है मूवमेंट इन प्रोविजन का। तो रिक्वायरमेंट है कि फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, यानी जो प्रोविजन फॉर वारंटीज हैं उनको अलग रखें, प्रोविजन फॉर डैमेजेस को अलग रखें, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन को अलग रखें, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग को अलग रखें। हर क्लास ऑफ प्रोविजन आपने सेपरेट इसमें बतानी है। इसमें जो डिस्क्लोजर आपने देने हैं वो 5 हैं। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग एंड एट एंड, यानी ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। एडिशनल प्रोविजन जो ड्यूरिंग द ईयर बनाई गई, और जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में अगर कोई इंक्रीज आया है तो वो बताएंगे। अमाउंट जो आपने यूज़ कर ली, यानी जो पेमेंट हो गई या जो प्रोविजन के अगेंस्ट चार्ज हो गई। अनयूज्ड अमाउंट जो आपने रिवर्स कर ली क्योंकि प्रोबेबल नहीं रहा था या आपका एस्टिमेट चेंज हुआ। और जो इंक्रीज आया ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी क्योंकि हमने कोई प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड की हुई थी तो चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू की वजह से जो इंक्रीज आया, जिसे हम इंटरेस्ट के तौर पे या फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे रिकग्नाइज करते हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। इसमें कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ 1 ईयर का जो करंट ईयर है उसका डाटा देना है, प्रीवियस ईयर की मूवमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। I-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जब हम बनाते हैं तो बाज़ लास्ट ईयर का भी डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसका हम एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर अगर बनाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये सारे जो आइटम है वो कैसे कवर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बैलेंस है बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर, ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद जो इंक्रीज ड्यू टू एस्टिमेट चेंज या न्यू प्रोविजन की वजह से जो हमारे पास आ रहा है, तो ये एडिशनल प्रोविजंस कवर हो गई। अमाउंट्स जो हमने यूज़ की हैं वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स की हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो इंक्रीज आया वो हो जाएगा। तो ये पांचों आइटम यहाँ पर शो हो रहे हैं, और हर क्लास सेपरेट शो हो रही है। 2 क्लासेज हैं और फिर टोटल का एक कॉलम शो हो रहा है। जो ओपनिंग बैलेंस से लेके आपने क्लोजिंग बैलेंस तक मूवमेंट बनानी है, दैट इज सिंपली फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन। ये इसका मूवमेंट का डिस्क्लोजर है। इसके अलावा इसके नैरेटिव डिस्क्लोजर्स भी हैं, तो उन नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को देखते हैं। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन। ये भी हर क्लास ऑफ प्रोविजन के लिए अलग अलग हमने बताना होगा। सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन यही कि वारंटी है, रीस्ट्रक्चरिंग है क्या है, और उसकी एक्सपेक्टेड टाइमिंग क्या है जो उसमें आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, क्या टाइमिंग है। देन इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज अबाउट द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोज आउटफ्लोज। जो अनसर्टेनिटीज हैं अगर तो उनकी इंडिकेशन देंगे। और इसमें बाजू का एंटिटी जो है वो डिस्क्लोज करती है मेजर एजम्पशंस। जो है इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर देना चाहते हैं तो हमें मेजर एजम्पशंस बतानी चाहिए जो हमने फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सोची हैं, जिसकी बेस पे इस प्रोविजन को मैयर किया है। इसी तरीके से साथ ही द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट अगर कोई हो, और अगर हमने कोई एसेट रिकग्नाइज किया एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट का, तो उसको भी हमने बताना होगा। तो ये 3 डिस्क्लोजर्स हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इस प्रोविजन के इन डिस्क्लोजर्स का इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। एक हमारे पास सिचुएशन है कि जी मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज एट द टाइम ऑफ सेल to purchasers of its 3 product lines. Under the terms of warranty, the manufacturer undertakes to repair or replace items that fail to perform satisfactorily for 2 years from date of sale. At the end of the reporting period, a provision of 60,000 has been recognized. Provision has not been discounted as the effect of discounting is not material. तो एंटिटी ने ये डिटरमिन किया है कि इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग मटेरियल नहीं है, और इस वजह से उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ नहीं किया। अब इस पर अगर हम डिस्क्लोजर बनाएंगे तो सिंपली हमने जो पॉइंट्स हैं अपने वो मेंशन करने। सो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रोविजन ऑफ 60,000 हैज बीन रिकग्नाइज फॉर एक्सपेक्टेड वारंटी क्लेम। ये नेचर आपने डिस्क्लोज कर दी। ऑन प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजॉरिटी ऑफ दिस एक्सपेंडिचर विल बी इंकर्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये आपने उसकी टाइमिंग को डिस्कस कर दिया। एंड विल बी इंकर्ड विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी ज़्यादातर एक्सपेंडिचर 1 साल में हो जाएगा और सारे का सारा विद इन 2 ईयर्स हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि कोई एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट नहीं थी तो उसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं बताया। एक और सिचुएशन सेम प्रोविजन के लिए कि इन ईयर 2000 एन एंटिटी इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एक्टिविटीज recognizes the provision for decommissioning cost of rupees 300 million. Provision is estimated using the assumption that decommissioning will take place in 60 to 70 years time. काफी लंबे टाइम के बाद लगनी है कॉस्ट। However, there is possibility that it will not take place until 100 to 110 years time, in which case the present value of the cost will be significantly reduced. जाहिर बात है अगर आप 60 to 70 years की बेस पे प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं और 100
से 110 ईयर्स की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा। अब इसको अगर डिस्क्लोज करेंगे तो नैरेटिव में हम बताएंगे कि अ प्रोविजन ऑफ 300 मिलियन, यानी हमने अमाउंट बता दी, हैज़ बिन रिकग्नाइज फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट, नेचर बता दी, दीज कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड बिटवीन दिस टाइम, ये टाइमिंग बताई। However, there is possibility that decommissioning will not take place until 2100 to 2110, ये अनसर्टेनिटीज जो हैं सराउंडिंग, उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। इफ द कॉस्ट वर मेजर्ड बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशन दैट दे वुड नॉट बी इनकर्ड अंटिल 100 to 110 ईयर्स, द प्रोविजन वुड बी रिड्यूस टू 136 मिलियन। तो काफ़ी अमाउंट में फ़र्क पड़ जाएगा, वो आपने एक अमाउंट बता दी। प्रोविजन हैज़ बीन एस्टिमेटेड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एट करंट प्राइसेज एंड डिस्काउंटेड यूजिंग अ रियल डिस्काउंट रेट ऑफ 2%। तो जो आपने प्रेजेंट वैल्यू यूज़ की थी मेजरमेंट के अंदर, तो वो भी आपने यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दी। तो प्रोविजन के नैरेटिव डिस्क्लोजर इस तरीके से वर्डिंग में दिए जाते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अनलेस द पॉसिबिलिटी रिमोट हो तो फिर तो देखें आपने इग्नोर कर देना वैसे ही, तो जब ना आप डिस्क्लोज कर रहे होंगे तो कोई डिस्क्लोजर बनता ही नहीं। अदरवाइज आप हर क्लास ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएंगे, नेचर ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी, और जहां पे प्रैक्टिकेबल हो तो वहां पर आपने 3 बातें और बतानी है: एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट। अच्छा, अब इसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, बाज़ औक़ात एक सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस से ये हो रहा होता है कि कुछ प्रोविजन क्रिएट हो रही होती है और कुछ कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, हमारा एक क्लेम होता है, तो उसमें लेट से कि हम कहते हैं कि जी 10 मिलियन की अमाउंट है, 6 मिलियन तो हम कहते हैं प्रोबेबल है कि देना पड़ेगा, और 4 मिलियन जो है ना वो प्रोबेबल नहीं है लेकिन पॉसिबल है। तो हम 6 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट कर रहे होंगे, उसमें से 4 मिलियन की कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर रहे होंगे। तो जहां पर सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेज हों तो लिंक बिटवीन प्रोविजन एंड द कंटीजेंट लाइबिलिटी भी डिस्क्लोज करना है। Where any of the information required is not disclosed because it is not practicable, for example हम कहते हैं जी फाइनेंशियल इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये फैक्ट बता देना आपने, यानी आप फिर इसकी जगह ये लिख देंगे कि एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। या आप कहते हैं कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट आप नहीं बता पा रहे, तो आप कहते हैं कि दी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एट दिस डेट, बाय दिस डेट, तो वो आप फैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे। अब इसका अगर हम इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर देखते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी का, तो आप उसको कुछ इन वर्ड्स में बताते हैं कि देयर इज अ पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी फॉर डैमेजेस ऑफ ₹20 मिलियन filed by the customer alleging the defective performance by a company on 2 different contracts। अब ये आपने जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दी। However, no provision has been recognized because company lawyers are confident that the matter would be decided in company's favor। तो ये इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी भी आपने बता दी और यहाँ पर आपने अमाउंट्स भी बता दी। Even if the claim turns out to be successful, the insurance company shall reimburse 50% of the amount claimed। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट भी आपने डिस्कस कर दी। तो जो सारी बातें रिक्वायरमेंट में थी वो हमने यहाँ पर कवर कर दी। देन वन इशू इज ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का इशू ये है कि हम एक क्लास ऑफ प्रोविजन या क्लास ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं। हमने दो टाइप की प्रोविजंस को कंबाइन करना है या नहीं करना, ये कैसे फैसला किया जाता है। तो इसमें जो रूल है वो ये है कि इन डिटरमिनिंग विच प्रोविजंस और कंटीजेंट लायबिलिटीज मे बी एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ क्लास, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर वेदर नेचर ऑफ द आइटम इज सफिशिएंटली सिमिलर। तो अगर नेचर ऑफ आइटम सफिशिएंटली सिमिलर हो, किस हद तक सिमिलर हो कि एक सिंगल स्टेटमेंट उनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को कवर कर सकती हो, तो फिर आप उनको एक क्लास में कंबाइन कर सकते हैं। इसको अगर एक सिंपल सी हम कह लें कि इलस्ट्रेशन के अंदर डिस्कस करें, तो अगर आपकी दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल वारंटी आप दे रहे हैं प्रोडक्ट ए पर 1 ईयर की, प्रोडक्ट बी पर 2 ईयर्स की, तो ईयर्स का फर्क है लेकिन दोनों की नेचर वारंटीज हैं, तो यहाँ पर आपकी एग्रीगेशन जो है वो अप्रोप्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक जगह एक वारंटी है और दूसरी लीगल प्रोसीडिंग के केस हैं कॉपीराइट इशू के, तो इन दोनों को कंबाइन करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये एग्रीगेशन के अंदर हमें रूल अप्लाई करने चाहिए। देन कंटीजेंट एसेट्स की तरफ आते हैं, तो जहां पर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो तो एंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ कंटीजेंट एसेट, और जहां प्रैक्टिकेबल हो तो उसका एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। अब यहाँ पर यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि कंटीजेंट एसेट के डिस्क्लोजर ऐसे नहीं होने चाहिए जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीडिंग इंडिकेशंस दें। यानी आप जो वाकई एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोबेबल है कि इतनी अमाउंट मिल सकती है, उसको आप डिस्क्लोज करेंगे। ऐसी अमाउंट्स शो करना जो कि प्रोबेबल नहीं है कि हमें मिलेंगी, तो उनको रिफ्लेक्ट करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिसलीडिंग होगा।
और जहां पर अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोजर में रिक्वायर्ड है लेकिन आप उसे नहीं बता सकते क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, तो हम कहते हैं कि एक लीगल केस हमने किया हुआ है, प्रोबेबल है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है बताना, तो ये फैक्ट हम बता देंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो अगर इसका एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर क्रिएट करते हैं तो कंपनी has filed a suit against one of its supplier for supplying faulty goods. The amount of damages claimed is rupees 35 million. तो हमने फाइनेंशियल इफेक्ट भी बता दिया और जो केस है उसकी नेचर भी बता दी। द कंपनी लॉयर्स आर कॉन्फिडेंट दैट द कंपनी शैल विन द सूट, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट हमने बता दिया, तो हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो रही है। डिस्क्लोजर अफेक्टिंग एंटिटीज पोजीशन, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और इसमें जो स्टैंडर्ड गाइड करता है कि इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस, यानी ऐसा स्टैंडर्ड का कहना है कि बहुत ही कम होगा कि डिस्क्लोजर ऑफ सम और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IS 37 डिस्क्लोजर्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू prejudice seriously the position of the entity in a dispute with other parties on the subject matter of the provision, contingent liability और contingent asset। यानी एक एंटिटी ये समझती है कि अगर किसी प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी या कंटीजेंट एसेट के मामले पर उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर IS 37 के दिए तो उनका जो केस कोर्ट में चल रहा है उनकी डिस्क्लोजर देने की वजह से दूसरी पार्टी को आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली उनकी पोजीशन और सोच क्या है और उस बेस पर उनको अपने केस के अंदर जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो डिस्क्लोजर का मकसद जो है वो यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो IS 37 ये कहता है कि इन सच केसेस एन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, यानी जो IS 37 के टिपिकल यूजुअल डिस्क्लोजर हैं वो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, बल्कि फिर डिस्क्लोज कर देंगे जनरल नेचर ऑफ द डिस्प्यूट। स्टिल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड मांग लेता है, छोड़ता नहीं है, टुगेदर विद द फैक्ट एंड रीजन वाई द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। अब ये भी एक बड़ी रिडिकुलस सी बात है कि अगर आपको ये सारी रीजंस बतानी है कि क्यों आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, तो इनफैक्ट आप फिर भी डिस्क्लोजर दे रहे होंगे। बहरहाल इसकी जो एक एग्जांपल स्टैंडर्ड में गिवन है अपेंडिक्स के अंदर, तो वो हम यहाँ पर शेयर कर लेते हैं ताकि उससे एक आइडिया हो जाए कि ये डिस्क्लोजर किस तरीके से दिया जाता है। सो इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर हम देख रहे हैं जिसमें सिचुएशन ये है कि an entity is involved in a dispute with a competitor who is alleging that the entity has infringed patents and is seeking damages of rupees 100 million. The entity recognizes the provision for its best estimate of the obligation but discloses none of the information required by IS 37 in general. Rather, the following information is disclosed. तो डिस्क्लोजर एंटिटी ने क्या दिया? लिटिगेशन इज इन प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी रिलेटिंग टू डिस्प्यूट विद द कंपेटिटर हु alleges that the company has infringed patents and is seeking damages of rupees 100 million. The information usually required by IS 37 is not disclosed on the grounds that it can be expected to prejudice seriously the outcome of the litigation. The directors are of the opinion that the claim can be successfully resisted by the company. अब यहाँ पर देखें, आपने ये कहा कि हम resist कर सकते हैं, हालांकि एक्चुअली आपने जो है उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज की भी है 100 मिलियन की, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबल है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इन डिस्क्लोजर्स आप ये कह रहे हैं कि ये क्लेम जो है सक्सेसफुली रेजिस्ट किया जा सकता है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2015 से और इसका टाइटल है इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री वर्कर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, एंटिटी का एक्रोनियम है ICL, was seriously injured on 10 June 2015 during a production process. Subsequent developments in this matter are as follows. तो 3 सिनेरियो दिए हुए हैं हमें, और उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स इन ICL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। तो ईयर एंड से पहले इवेंट तो हो चुका है। सपोर्ट योर आंसर बाय रेफरिंग टू द रेलिवेंट गाइडलाइंस कंटेन्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो हमने रेफ़र भी करना है टू द गाइडलाइंस और फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली बताना है, और ये 3 आइटम्स हैं। तो 1 बाय 1 हर आइटम को हम देखेंगे। तो पार्ट 1 है कि ऑन 26 जुलाई 2015, यानी आफ्टर सम डेज ऑफ द ईयर एंड,
the worker filed a claim for rupees 25 million and alleged violation of safety measures on the part of ICL. The lawyers of ICL anticipate that there is 60% probability that the court would award rupees 12 million and 40% likelihood that the amount would be rupees 8 million. तो लॉयर्स का ये ख्याल है कि 60% चांस तो ये है कि हमें 12 मिलियन देने पड़ेंगे और 40% ये बात का चांस भी है कि हमें सिर्फ 8 मिलियन देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू द क्लेम ऑफ 25 मिलियन। यानी 25 मिलियन लॉयर्स के हिसाब में हमें पे नहीं करना पड़ेगा, या हमें 12 मिलियन पे करना पड़ेगा, या हमें 8 मिलियन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो पहली बात तो ये हमें बड़ी क्लियर है कि जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है वो ईयर एंड से पहले हो चुका है, और वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है हमारी तरफ से वायलेशन रादर देन नॉट द फाइलिंग ऑफ क्लेम। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो सेफ्टी मेजर्स की फॉलो नहीं किए, तो वो वायलेशन ईयर एंड से पहले हुई है, और आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल है क्योंकि लॉयर्स कह रहे हैं कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे 12 और 8, और रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है। अब हमें प्रोविजन कितने की क्रिएट करनी चाहिए? अगर इस पर हम मोस्ट लाइकली आउटकम लें तो हम कहेंगे 12 मिलियन, और अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें तो दैट वुड बी 10.4 मिलियन। तो ज़्यादा बेहतर तो ये 12 मिलियन की अमाउंट है, लेकिन अल्टरनेटिवली अगर कैलकुलेशन दे दी जाए कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बनती है, तो 12 मिलियन का 60% चांस और 8 मिलियन का 40% चांस से 10.4 मिलियन की अमाउंट आ जाती है। तो फॉर द पेंडिंग क्लेम ऑफ द वर्कर, एज इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट ICL वुड रिक्वायर टू पे दिस अमाउंट एज एडवाइज बाय ICL's लॉयर्स, तो इसकी हमें एक प्रोविजन रिकग्नाइज कर देनी चाहिए। अब वर्कर ने जो क्लेम किया हुआ है वो किया हुआ है 25 मिलियन का, तो 12 मिलियन की हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट है 13 मिलियन की, और अगर आप समझते हैं कि 10.4 मिलियन की अमाउंट की आप क्रिएट करते हैं तो फिर रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी 14.6 मिलियन। तो ये प्रोबेबल नहीं है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा इसमें, इसलिए इन रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप एक कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, जिसमें जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर हैं दैट इंक्लूड ब्रीफ नेचर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, जहां प्रैक्टिकेबल हो तो एस्टिमेशन, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकेबल है कि 13 मिलियन की अमाउंट होगी और उसमें अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट कर देंगे, और अगर कोई रीइंबर्समेंट पॉसिबल हो जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से तो उसका भी एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ICL फाइल्ड अ क्लेम ऑफ रुपीज 18 मिलियन which was principally accepted by the insurance company on 5th August 2015 to the extent of rupees 14 million। तो 18 मिलियन का हमने क्लेम फाइल किया, उन्होंने 14 मिलियन का एग्री कर लिया, तो ये 14 मिलियन तो कंफर्म होगा कि मिल जाएंगे। ICL is negotiating with the insurance company and it is probable that ICL would recover a further sum of rupees 2 million। तो 18 में से 14 कंफर्म मिल जाने हैं और 2 जो हैं उसको भी मिलने का काफ़ी चांस है, प्रोबेबल है। तो यहाँ पर हमारा रीइंबर्समेंट के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो इस सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम जो 14 मिलियन का है वो तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उसको फिर हम कंसीडर करेंगे कि वो वर्चुअली सर्टन है कि वो रिसीव हो जाएगा। अब जो इंश्योरेंस क्लेम हम रिकग्नाइज कर सकते हैं वो हम 14 मिलियन का रिकग्नाइज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं रिकग्नाइज कर सकते क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो 12 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज की है, तो जो रिलेटेड एसेट होता है वो प्रोविजन से ज़्यादा का रिकग्नाइज नहीं हो सकता अंडर IAS 37। सो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैक्सिमम 12 मिलियन का, और अगर आपने प्रोविजन 10.4 मिलियन की रिकॉर्ड की थी तो उतना, यानी जितने की प्रोविजन रिकग्नाइज हुई है उससे ज़्यादा का आप रिलेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात है ये फर्दर 2 मिलियन अमाउंट की, तो ये प्रोबेबल है और इसको हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करना चाहिए, जिसमें हम ब्रीफ नेचर ऑफ कंटीजेंट एसेट और इसकी जो फाइनेंशियल इफेक्ट की का एस्टिमेट है और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनकी इंडिकेशन को डिस्क्लोज कर देंगे। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय द लेबर यूनियन द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग to pay to the affected worker an amount of rupees 1.5 million in addition to the compensation that may be awarded by the court। तो मैनेजमेंट एक फैसला सोच रही है कि वो जो भी कोर्ट के थ्रू पैसे देने पड़ेंगे वो अलग हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वो 1.5 मिलियन उसके अलावा कंपनसेशन में देना चाह रहे हैं, और अभी इसको वो कंसीडर कर रहे हैं। यानी ना ये डिसीजन हुआ है, ना ये डिसीजन अभी अनाउंस हुआ है या कम्युनिकेट हुआ है। तो ये जो एडिशनल कंपनसेशन है इसकी ना प्रोविजन रिकग्नाइज होगी और ना ही इसका डिस्क्लोजर रिकग्नाइज होगा।
क्योंकि ना यहाँ पर आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है थ्रू कोर्ट और लॉ, और ना ही अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी है, क्योंकि अभी तक आपने कोई फॉर्मल इंटीमेशन नहीं की और इस सिनेरियो में क्रिएट नहीं हुई। सो ये हमारा जो है 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के जिसको हमने डिस्कस किया। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका फोकस बेसिकली डिस्क्लोजर्स पर है। मुल्तान पेट्रोकेम लिमिटेड, और इसके 15 मार्क्स हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मुल्तान पेट्रोकेम लिमिटेड ऑपरेट्स इन द ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस and is preparing its draft financial statement for the year ended 31st December 2016. The following information has been collected for the preparation of the provisions and contingencies notes. तो नोट बनाना है जो डिस्क्लोजर नोट होता है टिपिकली, और उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है 1, 2, 3, 4, और इन 4 इंफॉर्मेशन के बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज नोट्स for inclusion in the financial statement of MPP for the year ended 31st December 2016. List the amounts that should be recognized in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2016. तो एक तो हमने नोट बनाना है जो प्रोविजन और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए होता है। दूसरा हमने वो अमाउंट्स बतानी है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होंगी, चाहे वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हों या इनकम के तौर पे या फिर फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे। तो ये दोनों पार्ट्स बनाने के लिए हमें एक बेसिक सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ फिर नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं तो मूवमेंट ओपनिंग बैलेंस से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक होगी, और इसके अंदर क्योंकि 3 मेन इश्यूज हैं जो कि क्वेश्चन की रीडिंग से हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, एनवायरमेंटल डैमेज, लीगल क्लेम्स और अनरेस्ट लीज, और उसके बाद एक टोटल का कॉलम हम बना रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक हमने फॉर्मेट बनाना है। इसी तरह हम पार्ट बी के लिए प्रॉफिट और लॉस का एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मेट बना लेंगे, और इसके अंदर जो भी आइटम हमारे इनकम और एक्सपेंस के रिकॉर्ड होने उनको यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। सो पहला इशू जो हमारे पास है उसकी रीडिंग करते हैं। अ न्यू साइट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2015 एंड इज बीइंग यूज्ड एज द साइट फॉर अ न्यू ऑयल रिफाइनरी। तो हम 2016 के एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये लास्ट ईयर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है जब ये साइट एक्वायर की गई थी। इनिशियल प्रिपरेशन वर्क वाज अंडरटेकन एट द साइट एट द स्टार्ट ऑफ 2015 एंड द ऑयल रिफाइनरी वाज कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज ऑन 31 दिसंबर 2015। यानी लास्ट ईयर के एंड पर रिफाइनरी जो है वो कंप्लीट भी हो चुकी थी और रेडी फॉर यूज भी थी। द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, तो हम उसकी इस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। MPL हैज अ वेल पब्लिसाइज्ड पॉलिसी दैट इट विल रीइंस्टेट एनी एनवायरमेंटल डैमेज काज्ड बाय इट्स एक्टिविटीज। तो इसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो जाती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीइंस्टेटिंग द एनवायरमेंट, अब ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ली हुई है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 1.3 मिलियन। द अमाउंट इज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी ली हुई है, हमें प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ड्यूरिंग द ईयर जब एक साल गुजर जाएगा तो हमने उसमें इंटरेस्ट लेना है या चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू को लेना है। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अब अपनी जो हमने मूवमेंट का एक फॉर्मेट बनाया उसके अंदर, तो सबसे पहले तो ओपनिंग जो हमारे पास बैलेंस है वो है 1.3 मिलियन। उसमें 8% इंटरेस्ट ऐड करेंगे विच इज 104,000, 1.3 मिलियन का 8%, तो 1,404,000 हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो ये तो इसकी मूवमेंट बन गई क्योंकि उसमें कोई यूटिलाइज या चार्ज वगैरह ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। प्रॉफिट और लॉस में आए तो हमें एक तो ऑयल रिफाइनरी की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जिसमें इस 1.3 मिलियन से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन बनती है, अब जो बाकी अमाउंट है वो अलग होगी, लेकिन जो इस 1.3 मिलियन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ बाकी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑयल रिफाइनरी जो होगी वो 52,000 की हम चार्ज करेंगे। इसके अलावा हमने जो 104,000 का इंटरेस्ट लिया है
ये अब जहाँ पे प्रोविजन में क्रेडिट हो रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ ये फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे एक्सपेंसेस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट के तौर पे हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका नैरेटिव डिस्क्लोजर की तरफ आए तो हमें इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन का एक नैरेटिव डिस्क्लोजर भी देना है, जिसमें हम ये बात कहेंगे कि हमने प्रोविजन जो रिकग्नाइज किया है वो किस मकसद के लिए किया है, क्योंकि जो न्यू ऑयल रिफाइनरी हमने बनाई थी उससे रिलेटेड प्रोविजन है। और फिर कंपनी की जो पॉलिसी है उसकी वजह से कंपनी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, और प्रोविजन जो है वो बेस कर रही है एस्टिमेटेड कॉस्ट पर, जो कि 25 ईयर्स के बाद पे करनी है, विच मीन्स 2040, क्योंकि 2015 से जब आप 25 ईयर्स को बेस करेंगे तो 2040 का ईयर बनेगा। तो ये हमारा पहला इशू जो था उसको हमने अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इशू है हमारे पास कि एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ एमपीएल्स ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स ऑन 1 जुलाई 2016 यानी मिड ईयर में has led to a number of personal injury claims being made by employees who were injured during the explosion. Employees को इंजरी हुई उसकी वजह से उनकी तरफ से claims आ रहे हैं। 5 claims have been made to date, but if these claims are successful, it is likely that further 3 employees who were also injured will make a claim. तो हम कह सकते हैं कि जी 5 और 3 टोटल 8 claims expected हैं। MPL lawyer estimate that it is probable that the claims will succeed and that the estimated average cost of each payout will be rupees 150,000. तो 8 क्लेम्स हैं और 150,000 पे जो लॉयर्स हैं वो कहते हैं प्रोबेबल है, यानी हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। द लॉयर्स हैव रिकमेंडेड दैट एमपीएल सेटल द क्लेम्स आउट ऑफ कोर्ट एज क्विकली एज पॉसिबल एट देयर एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर ऑल 8 एम्प्लॉइज इंजर्ड टू अवॉइड एनी एडवर्स पब्लिसिटी। तो इसका मतलब है कि लॉयर्स ने यह भी कहा है कि कोर्ट के बजाय अभी सेटल कर लेना चाहिए। तो हम इसकी एक प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि हम जो है कह लें कि जी इन 8 क्लेम्स के बारे में एक किस्म का सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं कि हम इन्हें सेटल करना चाहते हैं, हम पे आउट करना चाहते हैं। तो एक लाइबिलिटी है, और वैसे भी कोर्ट में भी गया तब भी प्रोबेबल है कि हमें पे करना पड़ेगा। तो इसकी तो हम एक जो 8 इंटू 150,000 1.2 मिलियन बन जाएगा, इसकी प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। एन एडिशनल 2 क्लेम्स हैव बीन मेड बाय एम्प्लॉइज फॉर द स्ट्रेस rather than injury that the explosion has caused them. If these claims were to succeed, the lawyers have estimated that the likely payout would be around rupees 10,000 per employee, yani 2 into 10,000 20,000. However, the lawyers have stated that they believe it to be unlikely that these employees will win such a case. तो इसमें फिर हमें contingent liability disclose करनी चाहिए, क्योंकि इसमें probable नहीं है बल्कि possible obligation है। MPL made an insurance claim to try to recover the personal injury cost that it is probable that it will incur. The claim is now in its advanced stages and the insurance company has agreed to meet the cost of the claims in full. अब इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री कर लिया भी जो आप क्लेम पे करेंगे वो हम आपको सेटल कर देंगे। द इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड MPL वंस द क्लेम्स हैव बीन सेटल। तो यहाँ पे वर्चुअली सर्टन नज़र आ रहा है। तो लेकिन पॉइंट ये है कि अभी हम अगर इसको देखते हैं तो वर्चुअली सर्टन की बेस पर इस रीइंबर्समेंट को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं सेपरेट एसेट के तौर पे। तो इसका सेपरेट एसेट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी अमाउंट का रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि फुल अमाउंट हमें मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी इंप्लीकेशन के लिए कि डिस्क्लोजर्स में इसकी इंप्लीकेशन कहाँ का आएगी। सबसे पहले तो लीगल क्लेम अगर हम देखते हैं तो 1.2 मिलियन की हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे। 1.2 मिलियन की ये प्रोविजन हमें एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, और इसके अलावा हमें इनकम के अंदर भी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, क्योंकि और इसको अगर आप चाहते तो नेट भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग शो कर लेते हैं तो वो भी अलाउड है। और नेट पर शो करना चाहें, नेट पर शो करेंगे तो जीरो होगा, इसलिए यहाँ पर शो करने के लिए हम इसे अलग से ऑपरेटिंग इनकम के तौर पर भी 1.2 मिलियन का शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके नैरेटिव डिस्क्लोजर्स क्या बनेंगे। तो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स में सबसे पहले तो हम लीगल क्लेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स काज्ड इंजरी टू एम्प्लॉइज एंड अ प्रोविजन हैज बीन रिकग्नाइज्ड, जो कि ये नजर आ रही है। द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन लॉयर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द लाइकली अमाउंट एट विच द क्लेम्स कैन रीजनेबली बी सेटल्ड। इट इज होप्ड दैट द क्लेम्स विल बी सेटल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद हमें रीइंबर्समेंट को डिस्कस करना है। यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड आना चाहिए दैट शुड बी रीइंबर्समेंट। और
रीइंबर्समेंट का बताएंगे कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फुल अमाउंट ऑफ दीज क्लेम्स विल बी रीइंबर्स्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी फॉलोइंग देयर पेमेंट, क्योंकि इसका हम सेपरेट एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे जो 20,000 की बनती है। 2 इंप्लाइज हैं 10,000 पर इंप्लाई के हिसाब से जिन्होंने स्ट्रेस के लिए क्लेम किया। नंबर ऑफ इंप्लाइज हैव मेड क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी फॉर अनड्यू स्ट्रेस बेस्ड ऑन लॉयर्स एडवाइस द कंपनी डू नॉट बिलीव दैट इट इज प्रोबेबल that a court case against the company will be brought. If such a case was to be heard, the estimated payout in total is ₹20,000. So ये हमारा सेकंड जो पॉइंट था उसकी implications डिस्कस हो गई। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। The future of MPL's business operations is in doubt following the explosion at the oil extraction plant. The national press criticized MPL for the way it handled the problem. To address this, on 1st October, MPL paid $12,000 to a risk assessment specialist who has recommended introducing a new disaster recovery plan at an estimated cost of $500,000. अगर तो इससे गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है तो वो एक फिर IS-10 का इशू होगा, लेकिन वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम गोइंग कंसर्न के इम्पैक्ट या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के इवेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। जहाँ तक बात यह है कि 12,000 की आपने कंसल्टेंट को पेमेंट किया तो इसे हमें एक्सपेंस बना देना चाहिए। जो 500,000 कंसल्टेंट ने बताया है कि जी एक डिजास्टर रिकवरी प्लान आपको बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब इस तरह की सिचुएशन आए तो कम से कम नुकसान हो, उस पर कॉस्ट 500,000 बनेगी, लेकिन इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यह सिर्फ एक रिकमेंडेशन दी है कंसल्टेंट ने, स्पेशलिस्ट ने। आपने इसको फॉलो करना है नहीं करना, जब तक आपने इसको पे कोई कमिटमेंट नहीं की तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये कॉस्ट इनकर करने के लिए ना आपको कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई इसकी प्रोविजन वगैरह रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ हमें इसकी जो इम्प्लीकेशन है कि 12,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सो ये एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे 12,000 का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो MPL entered into an operating lease in the previous period for some office space. However, the company plans changed and the office space was no longer required. At 1st January 2016 यानी ईयर के स्टार्ट पे a correctly calculated provision had been made for the future outstanding rental of ₹80,000 for the remaining 5 years. तो उसकी आपने जी फिर प्रोविजन 80,000 की क्रिएट कर ली। दिस वाज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट भी हुई है, विच इज़ राइट, क्योंकि 5 साल में सेटल होनी है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटीरियल है और इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15,000, यानी इस ऑब्लिगेशन में से 15,000 आप पे कर चुके हैं। तो ये आपका 80,000 जो है दैट इज ओपनिंग बैलेंस। 15,000 जो आपने पे कर दिया उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इन एडिशन MPP हैज साइंड अ सब लीज टू रेंट आउट द स्पेस फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉर टोटल रेंटल इनकम ऑफ 6,000। तो इससे भी आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब आप 80,000 में से 6,000, जो पहले आप सोच रहे थे कि सिर्फ 80,000 आउटफ्लो होगा, 6,000 इनफ्लो भी हो जाएगा, तो आपकी प्रोविजन इस वजह से भी कम हो जाएगी, पेमेंट से भी कम होगी, इस वजह से भी कम होगी। नो अदर टेनेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड फॉर द ऑफिस स्पेस। लेकिन जो 8% आपने प्रेजेंट वैल्यू का चेंज लेना है, इसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये इंटरेस्ट का इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली देयर आर 4 इम्पैक्ट्स जिसको हम अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक्सपेंस में फिगर भी ले लेंगे। सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, फिर आपने उस पर 8% इंटरेस्ट लेना है, फिर पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, और फिर जो रिवर्सल है 6,000 का प्रोविजन के अंदर वो रिकॉर्ड करना है। तो ये 4 आइटम्स हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले 80,000 का ओपनिंग बैलेंस, 80,000 पर 8% 6,400 का इंटरेस्ट, 15,000 आपने जो पेमेंट कर दी उतने से प्रोविजन यूज हो गई, और 6,000 का जो क्रेडिट हुआ, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम, पहले हमारी जो पेमेंट थी वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, अब उससे कम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 6,000 का इनफ्लो भी होना है। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो फर्दर क्या हैं। जो 6,400 का हमारे पास इंटरेस्ट है, ये हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। उससे पहले ये 6,000 जो है हम अपने एक्सपेंस में से कम कर रहे हैं, और ये नेट फिगर आ गई 11,94000। फिर 6,400 जो है वो हमने इंटरेस्ट के अंदर ऐड किया, टोटल इंटरेस्ट 110,400 आ गया हमारे पास। एंड देन वो वुड सिंपली कैलकुलेट द टोटल कॉलम, जो कि तीनों कॉलम्स का एग्रीगेट है। अब इस लीज के बारे में अगर हम नैरेटिव डिस्क्लोजर्स देते हैं तो इसको ऑनरेस लीज या ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स कम हैं, बल्कि अब ना होने के बराबर है। सिर्फ 6,000 का बेनिफिट एक राइज हुआ है, वो हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है।
The company has an ongoing lease obligation in respect of office space that is not being utilized by the company. So the outstanding lease liability at the year end was 65,400. And the lease has another 4 years to run. MPP has, MPL proper company का name है, has found a tenant for the office space on a 6-month short lease and this will reduce the outstanding obligation by 6,000 in the next year. तो ये पॉइंट्स जो हमने कवर किए थे इनको हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया. तो इस क्वेश्चन में ये डिस्क्लोजर नोट्स बनने थे, नैरेटिव डिस्क्लोजर हम सारे के सारे लिखेंगे और जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो मूवमेंट और प्रॉफिट और लॉस की जो अमाउंट्स थी उनको हमने स्टेट करना था. वेलकम टू एबीसी कैंपस. आज हम आईएस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं. साहिवाल ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि साहिवाल ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल डिविजन्स. द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 टू जनवरी टू दिसंबर के हम जो है इवेंट्स को कंसिडर करेंगे. उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इवेंट 1, 2 एंड 3 की एंड 4 की. इसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज नोट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इंक्लूडिंग नैरेटिव कमेंट्री. यहाँ पर हमने एक डेट भी क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है, विच शुड बी 1 जुलाई 2016. अदरवाइज जो क्वेश्चन का डाटा है इट डजंट मेक प्रॉपर सेंस. तो इसको 2017 यहाँ पर पहले था, यहाँ पे आप 16 कर लेंगे और बाकी सारा डाटा एज इट इज़ यूज़ करेंगे. तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन को अगर यूज़ करते हैं तो हमें जो पहला स्टेप है वो ज़ाहिर बात है एक मूवमेंट भी बनानी है और साथ के साथ हर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे. अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद अ वारंटी. एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर द प्रोविजन स्टूड एट 750,000. तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है. अ नंबर ऑफ क्लेम्स हैव बीन सेटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ₹400,000. तो ओपनिंग बैलेंस में से जितनी हमने पेमेंट्स कर दी उतने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी. As at the year end, there were unsettled claims from 150 customers. Experience is that 40% of the claims submitted do not fulfill. तो 40% अगर फुलफिल नहीं करते वारंटी कंडीशंस को तो 60% करेंगे. एंड कैन बी डिफेंडेड एट नो कॉस्ट, यानी बाकी 60% में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. एवरेज कॉस्ट ऑफ सेटलिंग द अदर क्लेम्स विल बी ₹7,000 ईच. तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हम जो है क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करें कि अब हमारी टोटल जो है प्रोविजन कितनी होनी चाहिए. सो इसकी एक मूवमेंट हम सिंपल सी बना लेते हैं. सो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यूज जितना ड्यूरिंग द ईयर हो गया, एक्सपेंस या रिवर्सल जो होगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. अब अगर वारंटी की प्रोविजन देखें तो 150 क्लेम्स 7,000 पर क्लेम और 60% क्लेम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पे करने पड़ेंगे. तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 630,000 होना चाहिए. तो वारंटी को हम ओपनिंग बैलेंस 750 क्वेश्चन में गिवन है, 400 का हमने पेमेंट कर दी ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 630 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका डाटा भी क्वेश्चन से हमें मिल जाता है. जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस होगा ये फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर है 280,000 की. अब इसके नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की तरफ चलते हैं. तो वारंटी के बारे में हम डिस्क्लोज करेंगे कि कंपनी नेचर बताएगी कि वो वारंटीज देती है सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स पे, और फिर हम बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन जो है वो किस बेसिस पर ली गई है ऑन द कंपनीज एक्सपीरियंस ऑफ द लाइकलीहुड एंड कॉस्ट ऑफ पेइंग आउट अंडर द वारंटी. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड आइटम है एंड दैट इज के अ ट्रांसफार्मर यूनिट सप्लाइड टू रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर. The hospital has initiated legal proceeding for damages of ₹10 million against STL. STL's legal advisor have warned that STL has only a 40% chance of defending, यानी 60% chance of losing. तो which means कि probable है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे. Present value of this claim has been estimated at ₹9 million. तो ये हमें provision recognize करनी चाहिए. The explosion was due to faulty components supplied to STL for inclusion in the transformer. Legal proceedings have been started against the supplier. STL's legal advisors say that STL have a very good chance of winning the case.
and should receive 40% of the amount that they have to pay to the hospital. तो जो अमाउंट है यानी ये 9 मिलियन की अगर हम कह रहे हैं कि हम पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो इसका 40% दैट वुड बी 3.6 मिलियन। ये हम एक कंटीजेंट एसेट रिकॉर्ड तो नहीं बल्कि डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि गुड चांस ऑफ विनिंग है लेकिन वर्चुअली सर्टन नहीं है। गुड चांस ऑफ विनिंग से हम यहाँ पर इम्प्लीकेशन ले सकते हैं कि प्रोबेबल है कि हमें पैसे मिल जाएंगे और प्रोबेबल हो तो हम कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे। सो इसके जो नैरेटिव डिस्क्लोजर बनेंगे उसकी तरफ बाद में चलते हैं, लेकिन पहले हम लीगल क्लेम को मूवमेंट के अंदर शो कर देंगे। तो सिंपली 9 मिलियन की हम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पे करनी है और वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस इसका कोई नहीं था, ना ही ड्यूरिंग द ईयर कोई यूज़ हुआ है, करंट ईयर में राइज हुआ है। नैरेटिव डिस्क्लोजर में हम पहले लीगल क्लेम के बारे में बताएंगे। The legal claim provision is in respect of claim made by a customer for damages as a result of faulty equipment supplied by the company. It represents the present value of the amount at which the company's legal advisor believe the claim is likely to be settled. और फिर contingent asset के बारे में बताएंगे। Company is making a claim against the supplier of component. These components led in part to the legal claim against the company. यानी ये इसी legal claim से related है। For which a provision has been made above, legal advice is that this claim is likely to succeed and should amount to around 40% of the total damages, जो कि 3.6 मिलियन बनते हैं। अब थर्ड इशू हम देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017 यानी मिड ईयर में STL entered into a 2-year fixed price contract to supply a customer 100 units per month। तो 2 साल का है यानी 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने 100 यूनिट्स पर मंथ देने हैं। The forecast profit per unit was rupees 1600, but due to unforeseen cost increases and production problems, each unit is anticipated to make a loss of 800. तो पहले हम 1600 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन अब 800 का लॉस होगा। अब हम कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि साइन कर चुके हैं तो ये एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बन जाती है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब 800 पर यूनिट का हमें लॉस हो रहा होगा। अब पॉइंट ये है कि इसमें से 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में से 6 मंथ ऑलरेडी गुजर चुके हैं और उनका जो भी गेन और लॉस होगा वो रिकॉर्ड हो चुका है। जो बाकी 1.5 ईयर्स हैं यानी 18 मंथ्स, उनके लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है। सो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 18 मंथ्स 100 यूनिट्स 800 का लॉस, तो हम टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो लॉस होगा वो 40,000 का होगा। तो इसको हम अपनी मूवमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे 40,000। इसका जो नैरेटिव डिस्क्लोजर बनेगा वो ये है कि ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोविजन फॉर द ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 2-year फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विच द कंपनी एंटर्ड इनटू ऑन 1 जुलाई 2017 ड्यू टू अनफोर्सीन कॉस्ट इंक्रीजेज एंड प्रोडक्शन प्रॉब्लम। लॉस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ एंटिसिपेटेड और उसकी हमने इस लॉस की बेस पर प्रोविजन बना लिया अप टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक हमें जो लॉस होगा, जो 6 मंथ ऑलरेडी गुजर चुके हैं उनका जो भी गेन और लॉस है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। देन फोर्थ इशू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑन 1 जुलाई 2016 वन ऑफ STL's डिवीजन हैज कमेंस्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी लास्ट ईयर के मिड में। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काजेस पोल्यूशन प्रोग्रेसिवली एज द ओर इज एक्सट्रैक्टेड, यानी जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं तो पोल्यूशन उस हिसाब से बढ़ती जाती है। देयर इज नो एनवायरमेंटल क्लीन अप लॉ इनेक्टेड इन द कंट्री। STL made public statements during the license negotiation that as a responsible company it would restore the environment at the end of the license। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई और प्रोविजन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। STL has a license to operate for 5 years. At the end of 5 years, the cost of cleaning on the basis of planned extraction will be 5 million. तो आप अगर इसे 5 years के हिसाब से देखते हैं तो 1 million per annum और 6 month की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो that would be 500,000। एक्सट्रैक्शन कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2016, ये बात ऊपर भी मेंशन है, यहाँ पर दोबारा मेंशन है। एंड इज करंटली एट प्लान लेवल्स, यानी जैसे सोचा हुआ था वैसे ही होगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में जो है 6 मंथ की एक्सट्रैक्शन हो चुकी है और करंट ईयर में पूरे 1 साल की एक्सट्रैक्शन हो चुकी है। तो इस बेसिस पर हमारी जो क्लीन अप कॉस्ट है वो 1 मिलियन पर एनम है। लास्ट ईयर में हमने 6 मंथ की कैलकुलेट की, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और इस साल में पूरे साल की कैलकुलेट की। टोटल बैलेंस हमारे पास 1.5 मिलियन का आ गया। इसका हम फिर अब जो है टोटल कर लेंगे सिंपली। तो टोटल्स करने के बाद अगर क्लीन अप कॉस्ट जो है इनकी प्रोविजन का नैरेटिव डिस्क्लोजर की बात करें, सो दैट इज कि क्लीन अप कॉस्ट, द प्रोविजन फॉर क्लीन अप कॉस्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज ओवरसीज मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। द कंपनी इज 18 months into a 5-year ऑपरेटिंग लीज।
यानी 1.5 ईयर्स हो चुका है, इसलिए 0.5 ईयर्स का पहले और 1 ईयर का अब इस साल में हमने एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया और प्रोविजन इस हिसाब से बढ़ती जा रही है. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग अप द साइट एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज ₹5 million. A provision for of ₹1 million per annum is recognized. यानी हर साल हम 1 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं. अब अगर इस क्वेश्चन को हम ऑल टुगेदर सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसकी तरफ चलते हैं. तो हमारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि हम मूवमेंट बनाएंगे और उसके नीचे जो है ना सारे इससे रिलेटेड जो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स होंगे वो देंगे. सो जो भी हमने पहले 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस की थी वो यहाँ पर अब इन कम्बिनेशन हम सिर्फ सिंपली मेंशन कर देंगे तो हमारा प्रॉपरली आंसर रिप्रेजेंट हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.